बस लो। पूरे 15,000 देने हैं। और कितने पैसे देने होंगे इन डकैतों को? अस्पताल में लूटने का धंधा खोल रखा है। बेटी एडमिट है, इलाज चल रहा है, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ये ससुराल वाले भी ना बेटियों को मायके में इसलिए छोड़ जाते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी का सारा खर्चा माँ बाप उठाए। हाँ? 15 दिन हो गए हमारी श्रेया को एडमिट किए हुए, पैसा भी डिपॉजिट किया जा चुका है, फिर आप लोगों से डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? मामूली सा पाँव ही तो फिसला था ना, लूट मचा रखी आप लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। तो कैसा है? आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ऐसी क्या लाइलाज बीमारी हो गई हमारी श्रेया को? देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माँ जी आप परेशान मत होइए ना, श्रेया का इलाज यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और डॉक्टर साहब तो हमें अच्छे डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। आप परेशान ना हो, काफ़ी पुरानी जान पहचान है इनसे। और हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता ना करें, हॉस्पिटल का जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगा। बीमारी, इलाज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमारा इनसे वास्ता पड़ता ही रहता है। श्रेया अपने गर्भ के 8वें महीने में थी और एक छोटे से हादसे ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन साधारण सा दिखने वाला यह मेडिकल केस इतना भी सिंपल और सरल नहीं है। जहां एक तरफ श्रेया से इलाज के नाम पर भारी रकम वसूली जाने लगी, वहीं दूसरी तरफ उसके साथ होने वाली गलत घटनाओं से सभी नावाकिफ हैं या शायद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इलाज के नाम पर श्रेया के साथ जो भी हो रहा है वो रूह को थर्रा देने वाला है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, बहुत घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा है। क्यों? डर क्यों लग रहा है तुमको? और वैसे भी अब तुम अकेली थोड़ी ना हो, यह है ना तुम्हारा नया बॉडीगार्ड। क्या हुआ? कुछ नहीं, वॉशरूम जाना है। अच्छा
बच्चों क्या हो रहा है सर? हाथ की सफाई नहीं, कॉरिडोर की सफाई करो। ये डॉक्टर, मेरे को मालूम है मेरा काम, मेरे को मत सिखाओ। काम मालूम है तो काम करो, टाइम मत वेस्ट करो। तुमको कितना 3 साल हुए ना इस हॉस्पिटल में, मेरे को 12 साल हुए, समझा ना? मेरे को मत सिखाओ। क्या? काय नाही, मला शिकवतो। ये मेडिसिन ले आइए, अभी देनी है। श्रेया वॉशरूम में है सर। कोई बात नहीं, सिस्टर आ रही हैं, आप मेडिसिन ले आइए। निखिल, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आइए। प्लीज। ठीक है, मैं ठीक हूँ। पर मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ खाली। कहा ना, डोंट टच मी। मैं ठीक हूँ, आप जाइए प्लीज। अरे माँ, अरे कीर्ति, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं तो आ गई, अपनी क्वीन विक्टोरिया कहाँ है? नर्स अंदर चेंज करा रही है। माँ एक बात बता, ये डॉक्टर ने यहाँ किराए पे रूम देना शुरू किया है क्या? अरे 3 हफ्ते हो गए अपनी श्रेया को यहाँ, पाँव में मोच ही तो आई थी और ड्यू डेट तो माँ अभी आगे है ना। श्रेया, बच्चा क्या हुआ है तुझे? 3 हफ्ते से यहाँ। माँ, बच्चे तो हमने भी जने हैं ना, ऐसे 4 हफ्ते पहले से थोड़ी कोई एडमिट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप श्रेया की बड़ी बहन कीर्ति। डॉक्टर, इतने दिन से क्यों एडमिट करके रखा है इसे, बताएंगे आप? यंग लेडी, गुड मॉर्निंग। नींद आई रात को? डॉक्टर सिंह, वुड यू प्लीज से समथिंग? हुआ क्या है श्रेया को और कितने दिन और रखना है यहाँ पर? अगर ये अपना ख्याल नहीं रख पाती तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। मतलब रीजन क्या है इसे यहाँ रखने का? कॉम्प्लिकेशंस। 34th वीक है। 8वें महीने में इस तरह से गिरने से क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने भी बच्चे डिलीवर किए हैं ना। नाउ वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस, मुझे इन्हें चेक करना है। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप मेरे केबिन में आके पूछ सकते हैं, प्लीज। चलो माँ। नर्स, ग्लोव्स। डॉक्टर, हितेन, वो 216 नंबर के पेशेंट की सोनोग्राफी रिपोर्ट आई होगी, जाके जरा चेक करो। ठीक है सर। सॉरी डॉक्टर, मैं हितेन के प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। नो इश्यूज, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। बेटा कीर्ति देखो, डॉक्टर सिंह हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। 15-20 सालों से हम उन्हें जानते हैं। पर अंकल, फिर भी कोई इतना बेटा तुम खामखा टेंशन ले रही हो। वो एक खानदानी डॉक्टर है, बहुत ही ज़हीन आदमी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हल्की सी इन्फेक्शन है, मैं दवाई दे देता हूँ। रिलैक्स। देखिए, टेस्ट रिपोर्ट तो आ गई है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है, हार्ट बीट फ्लिकर हो रही है उसकी। तो आज रात तक वेट करते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है। वैसे हमने आईवी से ऑक्सीटोसिन शुरू किया है, जिससे लेबर पेन होने में मदद होगी। लेकिन कल तक अगर पेन नहीं हुआ तो सी सेक्शन करना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल मिलते हैं।
मॉर्निंग यंग लेडी, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? फाइन। डॉक्टर, मेरा हाथ बहुत सुन सुन सा लग रहा है। अच्छा सिस्टर, हैमर। कुछ फील हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। फील हो रहा है? नहीं डॉक्टर, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सिस्टर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है। डॉक्टर साहब। यस डॉक्टर। Congratulations, it's a boy. But कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ गई है। क्या हुआ डॉक्टर? बच्चा रो नहीं रहा था, बच्चे के लंग्स काफी वीक है, तो हमने उसे NICU में शिफ्ट कर दिया। हाँ, और श्रेया को भी हमने ICU में शिफ्ट कर दिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। See you. एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। ICU में पेशेंट से मिलने का टाइम सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 बजे का है। आप लोग प्लीज रिसेप्शन में बैठिएगा, प्लीज। निखिल, कीर्ति दीदी, निखिल, कीर्ति दीदी। हाय निखिल। हेलो सर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है सर। श्रेया के कमरे में कल कोई घुस गया था और कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ICU में? हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल। इज श्योर? यस सर। लगा होगा, मेडिसिन की वजह से ऐसे डिल्यूशंस होते हैं काफी टाइम। पर ऐसा डिल्यूजन हो कैसे सकता है डॉक्टर? अब कहना क्या चाहती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जरूर डॉक्टर हितेन होगा। What? जी हाँ, श्रेया को उसका आसपास में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उसी पे डाउट है। डॉक्टर हितेन इस हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, जब श्रेया खुद से कह रही है। अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं डॉक्टर हितेन को इस केस से हटा देता हूँ। प्लीज सर। ओके, आई विल डू इट राइट अवे, डोंट वरी। बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज आप मुझे घर ले चलिए। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ माँ। दवाइयों की वजह से थोड़ी बहुत घबराहट होती है। याद है ना तुझे, जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो कितना घबराती थी मैं। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे और जल्दी से जल्दी ठीक होने की सोच। मुन्ना को तेरी जरूरत है ना। डॉक्टर सिंह, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सिंह, एक मिनट। एक बात थी, आई होप यू डोंट माइंड, पर मैं एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ। सेकंड ओपिनियन? जी, किसी दूसरे डॉक्टर का। आपको मेरी काबिलियत पर शक है या मेरे स्टाफ पर? नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अपने दिल की तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेना मेरे लिए जरूरी है। तो मुझे श्रेया की फाइल्स चाहिए। आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। निखिल, अगर तुम्हें भी यही लगता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड पर साइन कर दो और अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, चाहे वो कल हो या परसों। सेकंड ओपिनियन लेना, बट डोंट एवर कम टू मी। आखिरकार इलाज के नाम पर क्या हो रहा था श्रेया के साथ? अचानक उसे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस ने कैसे घेर लिया?
और कैसे उसका स्वस्थ बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। क्या यह मेडिकल नेग्लिजेंस थी या फिर कुछ और? श्रेया किससे डर रही थी और कौन था वो शख्स जो रात के अंधेरे में श्रेया के कमरे में घुसकर उसके जिस्म के साथ घिनौना खिलवाड़ कर रहा था? जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसे वो महसूस तो कर रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने मना किया था तुम्हें श्रेया के फंसाने के लिए। पता है सर, लेकिन वो नर्स अनवेल थी और पेशेंट को इंजेक्शन देना। ऑफ दिस केस। तुम इस केस पर नहीं हो अभी। बात समझ में नहीं आती? आखिर क्या चाहते क्या हो तुम? पेशेंट की फैमिली हम पे केस करे, ये हॉस्पिटल बंद हो जाए? आखिर क्या दुश्मनी क्या तुम्हारे मेरे साथ? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं तो सिर्फ केयर से आ गया था इंजेक्शन। प्लीज गेट आउट। आइंदा श्रेया के आसपास भटकना भी मत। निखिल, क्या हुआ? बोलो तो। माँ, आप तो बताओ क्या हुआ? माँ, कुछ बोले। श्रेया, श्रेया क्या हुआ बच्चा? दीदी, मुन्ना। मुन्ना? मुन्ना को क्या हुआ है? बोल। ना नहीं रहा। कीर्ति जी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपकी बहन के साथ गलत हो रहा है और उसके बच्चे को मार दिया गया है? मेरी बहन 8वें महीने में एक छोटी सी चोट के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट होती है और फिर घर वापस ही नहीं आती। वो वहीं रह जाती है और उसका बच्चा वहाँ पैदा तो होता है पर इंक्यूबेटर पे ही मर जाता है। सर, क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है? सर, मैं तो पहले से इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट थी, पर श्रेया के इन-लॉज ने मुझे इंसिस्ट किया कि उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बहन के साथ सही में कुछ गलत हो रहा है। सर, हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट्स मांगी, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया और फिर ऊपर से मुझे धमकाया भी कि इंडेमनिटी साइन करूं और अपनी बहन को वहां से ले जाऊं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कीर्ति जरा सी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। मैं उसकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, मुझे सहानुभूति है उससे। डॉक्टर साहब, बच्चे की मौत कैसे हुई? सांस बंद होने से। और सांस बंद होने की वजह? देखिए, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में श्रेया गिर गई थी, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गई थी। बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर हो रही थी, बच्चा पलट गया था। हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। देखिए, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बच्चे के केस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हमें हैंड ओवर कर दीजिए। जी जरूर, अभी करवाता हूँ। हेलो, हाँ नेहा, वो श्रेया की फाइल इंस्पेक्टर साहब को दे देना। थैंक यू। रिपोर्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्पेक्टर। बच्चा ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ और उसी की वजह से उसकी मौत भी हुई। डायग्नोसिस और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम करेक्ट है। डॉक्टर, आप एक बार फीटस रिपोर्ट भी तो चेक कीजिए। 8 महीने तक तो सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर क्या हुआ? बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभी। पता नहीं सर, पर मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 8 महीने तक सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, तो बच्चे को तो नॉर्मल पैदा होना चाहिए था। अचानक उसकी लंग्स में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? और नॉर्मली 8 महीने में बच्चे पैदा भी हो जाते हैं और लंबी जिंदगी भी जीते हैं। सर, मुझे लगता है कि मुन्ने के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। देखिए कीर्ति जी, जो आप कह रही हैं वो सही भी हो सकता है। हम भी यही चाहेंगे, अगर जुर्म हुआ है तो उसका खुलासा होना चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बच्चे का पोस्टमार्टम हो। उसके लिए हमें बच्चे के पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत है। हम तभी कुछ कर पाएंगे। क्या हो रहा है ये?
मुन्ना के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को आपकी परमिशन चाहिए, साइन कर दीजिए। चला गया ना, क्यों उसकी दुर्गति कर रहे हैं आप लोग? अपने मन की तसल्ली के लिए कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था और ना ही मेरी बहन के साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन मैंने साइन कर दिया, आप भी साइन कर दीजिए। सच सामने आएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी। मुन्ना की मौत मेरी लापरवाही की वजह से हुई है या फिर कोई और कारण है? ठीक है। सर, श्रेया के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई थी। उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था। ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे थे सर। उसके मोटर फंक्शंस भी ठीक से डेवलप नहीं हुए थे, जिसकी वजह उसकी माँ को दी गई एनेस्थीसिया या पैथोडिन और मॉर्फिन जैसे ड्रग्स हैं। पर सर ये सब तो प्रेगनेंसी में देना मना है। बिल्कुल। फिर श्रेया को ये दवाइयाँ किसने दी होंगी? तुम हॉस्पिटल से उसके मेडिकल की फाइल की कॉपी लाए थे? हाँ सर। लेके आओ। सर एनेस्थीसिया तो कहीं प्रिस्क्राइब भी नहीं किया गया है, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ, कुछ पेन किलर्स जरूर दिए गए हैं। ऑक्सीजन रेगुलर था सर, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट फ्लिकर कर रही थी। पर बच्चे को एनेस्थीसिया कौन दे सकता है? आम आदमी को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। ये जरूर नर्सिंग होम के किसी आदमी का काम है। पर सर ये कौन हो सकता है जिसने घिनौना काम किया? इसी का तो पता लगाना है। सर, डॉक्टर हितेन ऐसा कर सकता है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो इसीलिए सर कि सर, हितेन का टच सही नहीं था। एक दो बार इंजेक्शन लगाने के बहाने इधर उधर छूता था और बेहोशी की हालत में मैंने फील किया कि मेरे कमरे में जैसे कोई आया है। तो आपने इस बात की कंप्लेंट नहीं की? सर, जैसे ही मुझे श्रेया ने बताया, मैंने डॉक्टर से कंप्लेंट की थी, पर डॉक्टर ने मुझे कहा कि पेशेंट को दवाइयों की हालत में ऐसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। पर सर, मुझे हितेन पे पूरा डाउट है कि उसी ने कुछ किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। पता नहीं, श्रेया को मेरी शक्ल पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। सुना है तू उसे इंजेक्शन लगाने के बहाने 4 जगह टच करता था। सर, क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? ये तो तू ही बताएगा कि क्या मिला तुझे। वो झूठा इल्जाम लगा रही है। तो सच क्या है वो बता दे। सर ने मुझे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया था पेन के लिए, और वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही लगाना होता है। तो वो स्पॉट लोकेट करने के लिए मैंने 2 बार टच किया, बस भड़क गई। जो कि नॉर्मल प्रोसेस है सर, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। चलो मान लिया कि तू हरीशचंद्र की औलाद है। अब एक सच और बता दे, उसे केटामाइन का एनेस्थीसिया और सेडेटिव्स कितनी बार दिया? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये ड्रग्स प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दी जाती हैं। तो फिर क्यों दी? सर, मैंने नहीं दिया है। एंड यू हैव नो राइट टू टॉक टू अ डॉक्टर लाइक दिस। मेरे पास मेडिकल एसोसिएशन और कोर्ट दोनों का ऑर्डर है तुझसे पूछताछ करने का, क्योंकि श्रेया के बेबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी बॉडी में एनेस्थेटिक और सेडेटिव मेडिसिन का ओवरडोज मिला है। व्हाट? कहीं अज्जू ने तो नहीं किया सर? कौन अज्जू? सर, अज्जू हमारा वार्ड बॉय। वो अक्सर फीमेल पेशेंट्स के आसपास मंडराता रहता था, उनकी फोटोज निकालता रहता था। अक्सर मैंने उसको श्रेया के रूम से भी बाहर निकलते देखा रात में। क्या हो रहा है? मरीजों का सेवक होकर उनका फायदा उठाता है। बेचारी बीमार लेडीज का वीडियो बनाता है। और क्या क्या कांड किए तूने इन लेडीज के साथ? मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो सिर्फ रात के लिए वीडियो बनाता था। माँ बहनों का वीडियो बनाने का बड़ा शौक है ना तुझे? मैं बनाता हूँ तेरा। इंजेक्शन देना आता है? अब तक कितनी लेडीज को एनेस्थीसिया दिया तूने? नहीं साहब, मैंने अभी तक किसको नहीं दिया, और सब मैं क्यों दूंगा? उन्हें बेहोश करके उनके साथ मनमानी करने के लिए, उनका वीडियो बनाने के लिए। देव चप्पल साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं तो सिर्फ बेहोश लेडीज लोगों का वीडियो बनाता था
और साहब मैंने कभी गलत दवा नहीं दिया साहब। श्रेया को एनेस्थीसिया किसने दिया? मुझे नहीं मालूम साहब, ये दवाइयाँ बाहर नहीं होती है ना। फिर कहाँ और किसके पास होती है? साहब वो डॉक्टर हितेन और बड़े साहब है ना, उनके पास। पता नहीं सर, श्रेया के केस में एक अजीब सी बात हुई। 34th वीक में गिरने के बाद जब उसे एडमिट किया गया तो इतने लंबे हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। उसे 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के छोड़ सकते थे। तो छोड़ा क्यों नहीं? सर ने बोला था 2 वीक्स एक्सटेंड कर दो। झूठ बोलता है तू। एक्सटेंशन तूने ही किया था। हाँ सर, मैंने ही किया था, लेकिन सर के बोलने पर किया था। क्यों? सर मैंने भी उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सैलरी चाहिए ना तो चुप रहो, जो मैं कहता हूँ वैसा करते रहो, हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बाकी पेशेंट के साथ भी डॉक्टर सिंह ऐसे ही करते थे? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत हो गया, लेके जाओ इन्हें। तुम ठीक हो? श्रेया की खूबसूरती को देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। एक डॉक्टर होके अपने पेशेंट के साथ ये सब करते हुए? इंस्पेक्टर, डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है ना। मेरे बीवी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन किसी के मरने से इच्छाएं तो नहीं मरती ना। मतलब श्रेया जैसी जवान लड़की मेरे सामने थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे इलाज के बहाने हॉस्पिटल में ही रोक लिया। उसकी फैमिली वालों को बताया, बच्चे के हार्ट बीट फ्लिकर हो रहे हैं, इस कंडीशन में ऑक्सीजन दिया जाता है। मैं ऑक्सीजन के साथ बेहोशी की दवाई मिलाता था। और जब श्रेया अनकॉन्शियस हो जाती थी तो मैं उसे फील करता था। श्रेया तेरी हैवानियत का शिकार बनी रही थी, फिर उस मासूम बच्चे की जान क्यों ली? श्रेया को हॉस्पिटल में रोकने के लिए मैंने उसके बच्चे का सहारा लिया। मैंने उस बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए, लेकिन एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई। ऊपर से श्रेया की बहन दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी। वो ये राज खुल न जाए इसलिए मैंने बच्चे की जान ले ली। डॉक्टर के नाम पे ही विश्वास होता है, लेकिन तुम विश्वासघाती हो, रेपिस्ट हो, हत्यारे हो, जाने क्या क्या हो। I'm not a rapist! I'm not a rapist! मैं श्रेया के शरीर के साथ सिर्फ खेलता था। मैंने कभी उसके साथ सेक्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि अगर मैं वैसे करता तो मैं फंस जाता। अगर उसकी कंडीशन ठीक होती तो तू रेप करता, कर ही दिया था तूने। अगर हम लोग टाइम पर नहीं पहुंच जाते, डॉक्टर के पाक साहब प्रोफेशन पर कालिक पोत दिए तूने। अपने प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठाया है। कैसे करेगी कोई औरत किसी मेल गायनिक पे विश्वास? Shame on you, डॉक्टर, shame on you. આપ જે સબસ્ક્રાઇબરને કોલ કરી રહ્યા છો તે હમણાં સ્વિચ ઓફ છે. मम्मा पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा।
लोग यहाँ क्यों आए हैं? बेटा आपके पापा को ढूंढने आए हैं। हम मिल जाएंगे पापा। हाँ बेटा मिल जाएंगे पापा। सर सुधीर हर रोज की तरह कल सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गए थे। ये आपका बैग टिफिन रख दिया है मैंने इसमें। ठीक है, बाय बेटा, पढ़ाई करना ठीक से। हाँ चलो चलो पापा को बाय करने, चलो 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 जल्दी बाय 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 कर दो, फ्लाइंग किस कर दो जल्दी से, फ्लाइंग किस जल्दी से बाय। सर सुधीर रोज 8-9 बजे रात तक घर लौट आते थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने ऑफिस में उनके दोस्तों को भी फ़ोन लगा कर पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले भी कभी ऐसे बिना बताए गायब हुए? जी नहीं। आपके पास कोई कॉल आया, मतलब फिरौती के लिए या फिर धमकी भरा? नहीं। एक 30 साल का घर गृहस्थी वाला इंसान अचानक गायब हो जाता है। अब या तो किसी से दुश्मनी थी और गायब करवा दिया गया, और या फिर अपनी मर्जी से कहीं चला गया। सर अगर अपनी मर्जी से चला भी गया है तो कोई तो वजह होगी। अपनी मर्जी से गया है या गायब किया गया है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मामला संगीन है। एक काम करो, इसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग पे डालो, पता करो इसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। सर कल सुबह सुधीर कितने बजे ऑफिस आया? सर सुधीर टाइम के बड़े पाबंद थे, 9:30 बजे आ गए थे। और गया कब था? हमेशा की तरह 7 बजे। आपने देखा उन्हें जाते हुए? जी सर, मैंने उन्हें बाय भी बोला था। कुछ अलग या कुछ अनयूजुअल सा दिखा था कल या फिर पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, वो काम में तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। आदतन परेशान रहता था या कोई वजह थी? वो कह नहीं सकते, उसने कभी बताया नहीं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, अपने काम से काम रखते थे और सबसे बना के रखी थी। ऑफिस से निकलने के बाद वो कैसे जाते थे? साहब वो पिछले कई दिनों से तो अपनी कार लेकर आते थे, लेकिन पिछले हफ्ते से वो ऑटो से आ रहे थे और जा रहे थे। साहब आजकल वो रोज ऑटो से आते जाते थे, कल आवाज दी तो सामने से निकल गया, रुका ही नहीं। किस तरफ गया? इधर से आई। वो इस तरफ क्यों आया होगा? उसका घर तो दूसरी तरफ है। सर हो सकता है कि वो यहाँ किसी का वेट कर रहा हो, या फिर किसी से मिलने आया हो। एक काम करो, आसपास जो भी सीसीटीवी या ट्रैफिक कैमरा फुटेज है चेक करो, शायद वो दिखे। सर। और हाँ, सुधीर का ईमेल अकाउंट और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट भी चेक करो। गायब होने वाले दिन उसने किस किस से बात की पता करो। चलो सर। सर सुधीर जिस दिन गायब हुआ उस दिन उसने फोन पर जिस से बात करी थी उन सब से बात कर ली, उसके ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स सब चेक कर ली, और उस दिन उसका ऑफिस से निकलने के बाद किसी से मिलने का प्रोग्राम नहीं था। उसका मोबाइल फोन लोकेट हुआ? नहीं सर, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। ना कोई फिरौती का कॉल, ना किसी से दुश्मनी। लोकल हॉस्पिटल्स में पता किया कोई बॉडी या फिर कोई मिलती जुलती लाश? हाँ सर पता किया, लेकिन कोई खबर नहीं। ये सुधीर अपनी मर्जी से गायब हुआ है या फिर इसे ऑफिस वाले भी कह रहे थे कि काफी परेशान रहता था। अब इसके गायब होने की वजह जानने के लिए इसकी परेशानी का कारण जानना बहुत जरूरी है, और वो इसके घर से ही पता लगेगा। चलो विनी, बच्चे क्या है, इतने बिजी हो जाते हो खेलने में, हाँ, कि खाते भी नहीं हो? बेटा चलो जल्दी से खा लो। नहीं, पापा जब आएगा तब मैं खाऊंगी। बेटा पापा आ जाएंगे, आप खा लो ना प्लीज। पापा को फोन लगाओ ना। जी इंस्पेक्टर साहब।
ऑफिस से पता चला है कि सुधीर काफी परेशान रहता था, कोई खास वजह? जी आदत थी, हर छोटी मोटी बात पे बहुत परेशान हो जाते थे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ था, कुछ घटना वगैरह जिसकी वजह से टेंशन हुआ? नहीं सर, वो तो अपने ऑफिस की कोई भी बात घर पे नहीं शेयर करते थे। अच्छा, ये अपनी कार छोड़कर आजकल ऑटो से ऑफिस क्यों जा रहे थे? जी हमारी कार तो गैराज में है, सर्विसिंग के लिए। सर, कार लेके तो नहीं भागा? उस गैराज का एड्रेस मिल सकता है? जी सर। सुनिए, दिखाओ। ये आदमी और इस नंबर की गाड़ी જોયું છે એમને? सर्विसिंग के लिए आई थी ये गाड़ी? हाँ साहब, आ गाड़ी आई भी थी, लेकिन सर्विसिंग के लिए नहीं, बेचने के लिए आई थी। पूरे 2 लाख रुपए लेके गया वो। भाव तोल करता तो शायद उसको ज्यादा मिलता, लेकिन वो बहुत जल्दी में था और सारे पैसे उसको कैश में चाहिए थे। ठीक है। सुधीर को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ सर, पैसे की बात तो उसकी बीवी ने भी नहीं बताई। कोई तो ऐसा होगा जिसे कुछ ऐसा मालूम है जिसकी अब तक किसी को खबर नहीं। पता लगा। राइट सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। सुधीर देसाई, जानते हैं इन्हें? हाँ, सुधीर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 10 साल से हमारे साथ यही बिल्डिंग में रह रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहे थे, कुछ आइडिया है क्यों? परेशान तो रहेगा ही ना सर। पिछले हफ्ते ही 307 पे जो सोलंकी रहती है ना, उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। एक नंबर का चोर मानस है साहब। 3 महीना पहले 1 लाख रुपया लिया था, अभी तक नहीं दिया। हर टाइम कोई नया बहाना निकालता है। मेरा ही मिस्टेक हो गया, उसके पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आखिरी बार कब मिले थे उससे? अभी पिछले हफ्ते मिला था। जब भी मुझे देखता है नजर बचा के चला जाता है, फोन नहीं लेता मेरा। सर, आपको मिलेगा ना, मुझे बताना, केस करूंगा उसके ऊपर। सर, सुधीर ने ऑफिस में से तो बहुत बार लोन लिया है, समझो ना, हमेशा कर्जे में ही रहता था। 1 मिनट, ये देखिए, अभी गए हफ्ते ही उसने 2 लाख रुपया लिया है और 1 महीने पहले तो उसने 1.5 लाख रुपया लिया है। कभी कुछ चुकाया नहीं? नहीं सर, वैसे तो वो बहुत शरीफ और खुददार आदमी था। उसने अपनी सैलरी से आधे से ज्यादा पैसा चुकाने के लिए पहले ही बोल दिया था, लेकिन कुछ समय पहले उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसके पैसे काटे न जाए। सुपरवाइजर था ना वो? हाँ। तो हीरो के लेन देन में कोई गड़बड़? नहीं सर, वैसे तो वो बहुत शरीफ है, इसीलिए तो हम उस पर बहुत विश्वास करते थे। अच्छा, कभी उसने लोन लेने की वजह बताई? नहीं सर, कभी बताया नहीं। हाँ, पर एक बार उसको फोर्स किया था तो उसने बोला कि पर्सनल मैटर है। थैंक यू साहब। पहले एडवांस में पैसे देते थे सुधीर साहब, इधर महीने भर से सब उधार खाता। बहुत बकाया है उस परिवार पे। जब से सुधीर गए हैं तब से अपने पापा के आने का इंतजार कर रही है विनी। अपने पापा की गाड़ी की आवाज दूर से ही पहचान लेती है। पर गाड़ी तो बेच दी सुधीर ने। क्या? जी हाँ, आपके ऊपर वाले सोलंकी जी से 1 लाख, अपने ऑफिस से कई लाख, काफी सारा कर्जा लेकर रखा था उसने। कार बेच दी, कर्जा ले रखा था? आपको कभी कुछ बताया नहीं उसने? नहीं। आप लोगों की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी? जी, सुधीर अपनी नौकरी से थक गए थे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। करीब 1 साल से वो इसी कोशिशों में लगे थे और ये भी बता रहे थे कि अपनी सैलरी से कुछ बड़ा हिस्सा वो अपनी उस बिजनेस के लिए रख रहे हैं। कुछ बड़ा करना था उन्हें। किस चीज का बिजनेस करना था? अकेले या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सारी बातें घर पर नहीं बताते थे। अच्छा, अपने सारे कागज पत्र मतलब डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हैं? जी, अंदर कमरे में। हम लोग देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। एक ही छत के नीचे, एक ही घर का दाना पानी, एक ही बिस्तर, पर कितना जानते हैं एक पति पत्नी एक दूसरे को। इस तेज रफ्तार जीवन में हम अपनी जिंदगियों में इतने उलझे पड़े हैं कि कहां किसी के पास फुर्सत है जीवन की बारीकियों को समझने की, परखने की। कहां फुर्सत है उन चेतावनी भरे संकेतों को देखने की
जो आने वाले खतरे की ओर निरंतर इशारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्या आप जानते हैं कि आपका कोई अपना बहुत प्यारा इस वक्त कहां है, क्या कर रहा है, किस अवस्था में है? ये शक नहीं, सावधानी है। बिजनेस का तो कोई नामो निशान नहीं इन कागजों में। सर, सुधीर के अकाउंट में इस वक्त 3,700 रुपए और ज्यादातर कैश विड्रॉल। और उधार उसने लाखों का लेकर रखा था। खर्च कहाँ किए इतने पैसे? हाँ सर, और वो घर पे भी पूरी सैलरी नहीं दे रहा था। ऑफिस से उधार, पड़ोसियों से उधार, दोस्तों से उधार। किया क्या इतने पैसों का? बिजनेस तो कहीं दिख नहीं रहा है। सर, बिजनेस वाली बात झूठी भी तो हो सकती है। हो सकता है उसकी बीवी झूठ बोल रही हो सकता है सुधीर पैसे किसी अय्याशी में या फिर किसी लड़की पर उड़ा रहा हो। सर, एक लड़की है हमारे स्टाफ में, श्वेता धोलकिया, उसकी और सुधीर की बहुत बनती थी। सर, हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। वो और मुझ पर पैसे लुटाए, उल्टा मुझसे पैसे लेके जाता था। क्यों? सर, बोलता था कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। ऑफिस वाले कह रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम और पत्नी कह रही है बिजनेस। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। या तो खुद किसी मामले में फंसा हुआ है या फिर सबको फांस रहा है। सर, 4 दिन हो गए इसे गायब हुए, अब तक कोई सुराग नहीं। कहीं सुसाइड या मर्डर केस तो नहीं? हेलो, सोसाइटी के गेट पे एक बंदा खड़ा हुआ था, वो ठीक सुधीर की तरह लग रहा था। सुधीर, सुधीर! आपको पूरा यकीन है कि वो सुधीर ही था? सर जी, वो लाइट कम थी ना, इसलिए मैं देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने उसे आवाज दी। लेकिन बंदा आवाज सुन के इस कदर भागा, सामने गली में जाके नुक्कड़ पे मुड़ गया। ठीक है, थैंक यू। सुधीर नाम सुनकर भागा, मतलब सुधीर ही होगा। सर, अपनी मर्जी से भागा होगा, इतनी उधारी भी तो थी। लेकिन अगर अपनी मर्जी से भागा है तो वापस क्यों आया? सर, हो सकता है अपनी फैमिली को लेने आया हो। एक काम करो, तुम दोनों पीछे गली में चेक करो और तुम दोनों सोसाइटी की सीढ़ियां और कॉरिडोर चेक करो। चलो। विनी! क्या हुआ? सर, इनकी बेटी विन्नी मिल नहीं रही है। घर पर थी? सर, नीचे बच्चों के साथ खेलने आई थी। 1 घंटे से पूरी सोसाइटी ढूंढ मारी, लेकिन मेरी विनी नहीं मिली। अभी 1 घंटा पहले आपसे कोई मिलने आया था? सुधीर? सुधीर को देखा है किसी ने यहाँ पर? देखा है? नहीं सर, सुधीर तो घर पे आया ही नहीं, और मेरी विनी भी नहीं मिल रही है मुझे। कहाँ चली गई मेरी बेटी? पहले पिता फिर बेटी, एक के बाद एक दोनों गायब हो गए। क्या किसी ने कुछ कर दिया था इन्हें, या फिर कुछ हो गया था इनके साथ? कहीं खुद पिता ने ही अपनी बेटी का अपहरण तो नहीं कर लिया था? लेकिन कोई पिता अपनी बेटी का अपहरण क्यों करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक साधारण से व्यक्ति सुधीर देसाई को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या वो इन पैसों के जरिए किसी की जिंदगी में मुसीबत लाने वाला है, या फिर वो खुद किसी मुसीबत का शिकार है? सर, ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हाँ पटेल, सुधीर पहले गायब होता है, फिर अपने घर के पास में दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। सर, इस बार तो उसकी बेटी भी गायब है। एक काम करो, आसपास के सभी थानों को अलर्ट करो और सुधीर और उसकी बेटी का फोटो भी सर्कुलेट करो। राइट सर। कोई जानता है इन्हें? सर, ये तो शीतल जी हैं, डाइवोर्सी थी, अकेली ही रहती थी। सबसे पहले लाश को किसने देखा? सर, मैं तो इधर से गुजर रहा था, देखा कि इनकी नौकरानी इनके घर की बेल बजा रही है, और वो काफी देर से बजा रही थी। मैंने सोचा कि अकेली रहती है, इसलिए मैंने सोसाइटी वालों को सबको बुलाया और दरवाजे तोड़ दिया। देखा तो ये हाल है। सर, लगता है चोरी हुई है। काफी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सर, देखने पे ऐसा लगता है इनका सिर इस मेज से टकराया होगा और एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से इनकी मौत हो गई, और इनके शरीर पर काफी
हाथापाई के निशान भी हैं। मौत का समय बता सकते हैं? सर अप्रॉक्स समय तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट 19 से 20 घंटे हो गए होंगे शायद। मतलब उसी समय के आसपास जब विनी गायब हुई थी? हाँ सर, और उसी वक्त सुधीर बिल्डिंग में देखा गया था। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये मिसेस शीतल और सुधीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधीर ने मिसेस शीतल को मारा हो और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर फरार हो गया हो। वजह सर एक काम करो, घर का कोना कोना छान मारो। सोसाइटी में जो तीनों घटनाएं हुई हैं इनमें कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढना होगा। और साथ में मिसेस शीतल का होम टेलीफोन और मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता लगाओ कहीं उनसे भी सुधीर ने कोई पैसे का लेन देन तो नहीं किया। राइट सर। सर सुधीर और मिसेस शीतल के बीच में बैंक अकाउंट के जरिए कोई लेन देन नहीं हुआ, पर सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। सर मिसेस शीतल कुछ नंबर के साथ लगातार संपर्क में थी। सर एक नंबर सोचने लायक है सर, त्रिशा और मिसेस शीतल के बीच में लगातार संपर्क था। दोनों लगातार घंटों बातें किया करती थी। पटेल, 27 मई की शाम को शीतल भट्ट का मर्डर हुआ। जिस समय त्रिशा अपने घर में थी जब विनी गायब हुई, तो त्रिशा का शीतल के मर्डर से कोई कनेक्शन लग नहीं रहा है। सर सुधीर भी उसी दिन सोसाइटी में देखा गया। हो ना हो उसका कुछ तो कनेक्शन है उसकी बेटी के गायब होने और शीतल मर्डर केस में। कुछ तो पकड़ा था सुधीर और त्रिशा के बीच में, जो त्रिशा हमें बता नहीं रही है या छुपा रही है। पटेल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं? एक काम करो, सुधीर देसाई का कोई और लॉकर या बैंक अकाउंट है कि नहीं ये पता करो। इतना कैश कहीं तो रखा होगा, क्योंकि घर में तो हमें कुछ मिला नहीं। अब आराम से बात करने का समय खत्म हो गया, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। पता करो। सर सुधीर की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक की हमने। एक सैलरी अकाउंट है और एक जॉइंट अकाउंट उसकी बीवी के साथ। इसके अलावा और कुछ नहीं। पर सर एक अकाउंट और मिला है। पिछले 1 साल में उस अकाउंट में पैसे डाले गए। पैसे डालने वाला एक ही इंसान, मुंबई का विनीत। एड्रेस मिल गया सर। विनीत शाह। जी हाँ। विनी, मैं सुधीर का बचपन का दोस्त हूँ। क्या चल रहा था उसकी लाइफ? कुछ हफ्तों से वो बहुत परेशान था। बहुत कर्जा ले रखा था उसने। शुरू में तो उसने कुछ बताया नहीं सर, बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम है, पर एक दिन वो अचानक मुंबई आ गया सर। जिंदगी नर्क कर रखी है उस औरत ने। इतना लालच, पैसे की ऐसी भूख, तुम सोच भी नहीं सकते हो विनीत। बीवी है वो तुम्हारी? क्या बोल रहे हो तुम? ठीक बोल रहा हूँ मैं। इतने लोगों से कर्जा ले रखा है मैंने, तुमसे भी तो लिया है, सब त्रिशा के लिए। अब वो बोल रही कि कुछ भी करो 9 लाख रुपए लेके आओ, नहीं तो क्या? नहीं तो खुद जान दे देगी और मेरी बेटी पिनी को भी झेल के मार देगी। क्या बोल रहे हो तुम? कहां से लाऊं पैसे? मैं गाड़ी बेच दी मैंने, 2 लाख मिले उसको दे दिया। अब नहीं होगा मुझसे, ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। थक गया हूं मैं, पागल हो जाऊंगा। कलकत्ता की जान दे दूं मैं अपने। संभालो अपने आप को। अगली सुबह सुधीर सूरत के लिए निकल गया और रात होते होते वो लौट भी आया। और इस बार वो अपनी बेटी विनी को भी साथ ले आया था सर। वो विनी को अगवा करके लाया था सर। विनीत, लो इसको भी साथ लेकर आया मैं, नहीं तो वो औरत इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब मेरे लिए बस यही जीने की वजह, इसको भी छोड़ नहीं सकता। मेरी बेटी ऐसे बेबी को माँ से अलग करना कानूनी फसाद हो सकता है, और इसके लिए तुम्हें किडनैपिंग का केस भी लग सकता है तुम्हारे ऊपर। जो होना होगा, ये मेरी बेटी है, इसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। नहीं सुधीर, ये गलत है, गैर कानूनी है। इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है, और
तुमने इस बच्चे के बारे में सोचा कि नहीं? हाँ, क्या होगा? तुम तो इधर उधर भागते रहोगे, लेकिन इस नन्ही सी जान का क्या? तो क्या करूं मैं? बैठो बैठो, पहले बैठो बैठो। देखो, कानून का सहारा लो। बीवी से नहीं बनती ना तो कोर्ट में लीगली डिवोर्स ले लो। बच्ची की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करो ना तुम। मेरी एडवाइस शायद सुधीर को सही लगी और वो 28 को सूरत के लिए निकल गया और विनी को हमारे पास छोड़ गया सर। ना तो वो उस रोज लौटा, ना ही अगले दिन। हमने उसे फोन करने की भी ट्राई की पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था सर। हम लोग पुलिस को खबर करे सोच ही रहे थे, पर आप लोग। सुधीर की बीवी को 9 लाख रुपयों की जरूरत क्यों पड़ गई? कुछ बताया उसने? सर हर बार की तरह उसने कोई एग्जैक्ट वजह तो नहीं बताई, पर सर वो बता रहा था कि जीने मरने वाली सिचुएशन है सर। और अब सुधीर और त्रिशा दोनों गायब हैं। ये जीने मरने वाली सिचुएशन क्या थी सुधीर की? ये कहां चली गई? सुनिए, कहां गई है ये? सर जी मैंने खबर न थी, पर कल तक तो यही थी ये। घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट निकलवाओ। हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर, मिसेस शीतल भट्ट के घर की तलाशी में उनके घर के पास एक और मोबाइल मिला था। सर, इसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर वो घंटों रेगुलर बातें करती थी और सर किसी दिन तो इस नंबर पे 3-4 घंटे में 20-20 बार बातें करती थी। किसका नंबर है? पता लगा रहा हूँ। त्रिशा का कोई पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। सर 27 को पहली बार सुधीर मुंबई से सूरत आया और उसी दिन विनी गायब हुई। 28 को फिर से वो मुंबई से सूरत आया और उस दिन उसने कुछ देर के लिए अपना फ़ोन ऑन किया था। इसके बाद उसकी लास्ट लोकेशन यही एरिया थी, लेकिन सर उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, अच्छे से पूरे घर की छानबीन करो, एक एक कोना तलाशो। सर। कुछ मिला? नहीं। पटेल, ये फ्रिज का सारा सामान बाहर क्यों पड़ा हुआ है? जैसे आकाश में खूबसूरती से घूमता धूमकेतु एकाएक धरती का रुख कर धरती पर गिरकर कहर मचा देता है, वैसे ही इस केस की दिशा सुधीर की लाश मिलने के बाद एकाएक बदल गई। संदेह के घेरे में अब सुधीर नहीं बल्कि उसकी बीवी आ गई। लाश का मिलना, त्रिशा का गायब हो जाना इस केस को एक नई दिशा देने लगा। सर सुधीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुधीर की मौत 28 को हुई थी, चाकू के गोदने से। किचन नाइफ। सर ये चाकू, सर ये घर के बाहर पीछे कूड़ेदान में मिला। हत्या के बाद इसे साफ तो किया गया था, लेकिन फिर भी इस पे से खून के धब्बे गए नहीं। 25 को सुधीर गायब हुआ, जिसकी कंप्लेन त्रिशा लिखवाती है 26 को, और 27 की शाम को मिसेस शीतल की हत्या होती है यहाँ सूरत। 27 को ही सुधीर मुंबई से सूरत पहुंचता है और 27 की शाम को ही विनी गायब होती है। 28 को मिसेस शीतल की बॉडी मिलती है। 28 को सुधीर फिर मुंबई से सूरत आता है जहां उसकी हत्या होती है और उसकी लाश उसके अपने ही घर के रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। और त्रिशा पिछले 10 दिनों से गायब है, पर मुजरिम कितना ही होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। ये कितने का है? ये 2 लाख का है मैम। अच्छा, और सेट्स दिखाएंगे? जी। ये वाला कितने का है? ये 1.5 लाख आएगा। और कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास जो लेटेस्ट डिजाइन्स हों?
एक्चुअली आ जाएगा, मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। सर, मिसेस शीतल जिस नंबर पर लगातार बात करती थी वो ट्रेस हो गया है। हाँ, जोड़ी 21 नंबर 50,000। हाँ चल। साहब बोल साहब बता बोल साहब। मैं मानता हूँ मेरा सट्टे का धंधा है साहब। वो बुढ़िया, वो शीतल मैडम, वो मेरी पुरानी क्लाइंट थी साहब। उसका तो पूरा खर्चा ही सट्टे से चलता था साहब, और कभी डीलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई साहब। मारा क्यों उसको? साहब वो एक महीने पहले वो 9 लाख रुपए आ रही थी सट्टे में, और जब मैंने पैसे मांगे तो बोलती है कि वो किसी और की तरफ से सट्टा लगाया था साहब। ये बुढ़िया कब से तुझे फोन कर रहा हूँ और मेरा फोन नहीं उठा रही है, और ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रही है। तू पागल हो गई है क्या? अरे मैं कह रही हूँ ना, जब मेरे पास आ जाएंगे पैसे मैं दे दूंगी। ये बुढ़िया अपनी बकवास बंद कर, या तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे मेरा 9 लाख रुपए चाहिए। अरे तुम तो कमाल की बात कर रहे हो, वो पार्टी देगी तो ही तो दूंगी ना। अरे नहीं, मुझे मतलब उन लोगों से। तूने, तेरा किसके साथ क्या लेना देना है, मुझे कोई मतलब नहीं। हेलो, 3 हफ्ते तक उसका इंतजार किया, उसे फोन भी किया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और पैसा नहीं देना चाहती थी साहब। फिर एक दिन अचानक मैं उसके घर पर गया साहब। 3 हफ्ते से पागलों की तरह फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? उठा तो रही थी लेकिन लग नहीं रहा था, मैं क्या करूँ? लगाया मेरे तरह, तूने लगाया था। देखो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, कहा ना मैंने। मुझे मेरे 9 लाख रुपए चाहिए। भी मत दिखा। क्या करेगी तू? मैं ना सब मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और तेरी बदनामी कर दूंगी यहाँ पर। अरे मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ। સાહેબ મારી જ્વેલરીની દુકાન છે અને આ છોકરી મારી દુકાનેથી ઘરે ના છોડીને ભાગી। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों कोई गहने चुराऊंगी? साहब ये आदमी कैसी बातें कर रहा है? मैं कोई बदमाश गहने है। चुराने वाली दिखती हूँ? मैं देख रही थी, मैंने इनको लगता है कि मैंने बैग में रख लिया। रुको अरे रुको कैसी रुको बातें- रुको। नाम क्या तुम्हारा? साहब वो मेरा नाम विद्या है। पटेल, जरा वो वांटेड लोगों वाली फाइल लेके आओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, वो मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं घर पर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। विद्या, त्रिशा देसाई नाम है तुम्हारा। सूरत से अलर्ट जारी हुआ है तुम्हारे नाम पे, वांटेड लोगों की लिस्ट में नाम है तुम्हारा। अरेस्ट करो इसे। सुधीर देसाई, जानता है इसे? नहीं साहब। त्रिशा देसाई, सुना ये नाम? त्रिशा? नहीं साहब, एक तो हम लोग का धंधा ऐसा साहब, रोज न जाने कितने नाम सुनते हैं साहब, कुछ याद ही नहीं रहता साहब। सर त्रिशा मिल गई है। चलो रख। साहब अभी सब बताए। किधर थी आप मैडम? वो मैं शॉपिंग कर रही थी, नेकलेस खरीद रही थी, तो पता नहीं बेवजह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया इन लोगों ने। याद आया? हाँ बोल। शीतल मैडम 9 लाख रुपए हारी थी सट्टे में साहब। मैंने जब उससे पैसा मांगा तो उसने कहा कि मैंने ये त्रिशा की तरफ से लगाया ये सट्टा। तुझे पता है तेरे पैसे त्रिशा ने लगाए थे? अरे कौन सी त्रिशा? मैं किसी को जानता ही नहीं। मैंने तुझे पैसा दिया था और तुझसे पैसा लूंगा। सुधीर की कमाई से सिर्फ घर चलता था। मुझे शौक था अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना, और उनकी तनख्वाह से ये सब नहीं हो सकता था। फिर एक दिन मुझे मिसेस शीतल मिली किटी पार्टी में। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हैं। मैंने एक दिन सुधीर को बिना बताए पैसे लगा दिए। हाँ सुनो, मेरा है ना, तुम 3 लाख रुपए लगा दो। हाँ जैसे ही पता चल जाए मुझे एकदम बताना, ठीक है? हाँ लगना चाहिए। हाँ। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे डूबेंगे नहीं, आज तक नहीं डूबे मेरे पैसे। हाँ
हेलो, क्या 6 लाख? क्या? पहले जीती, फिर हार गई। उसके बाद सुधीर से मैंने और पैसे मांगे। हाँ जितेन भाई, आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ ना। ठीक है, हाँ ठीक है। सुधीर, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। 2 लाख? 2 लाख किस पर? मैं हर सवाल का जवाब देना तुम्हें जरूरी नहीं समझती, समझे तुम? मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। अरे पैसा 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 शू कर छे? इतने पैसे दिए तुम्हें, करती क्या तुम? मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए तो मुझे चाहिए बस। ठीक है, देखता हूँ। परेशान मत कर तुम मुझे। पैसे लाए हो? पैसा? कौन सा पैसा? अरे मैंने सुबह कहा था ना कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। घर में आते जाते सिर्फ पैसा मांगती रहती हूँ। मैंने कब कहा था कि आज ही दूंगा तुम्हें पैसा? अरे इतनी बड़ी रकम में इंतजाम करने में टाइम लगता है। बहाने मत बनाओ, मैंने कहा था मुझे मैं बहाना नहीं मार रहा, तुम कभी भी पैसा मांगती हो। मुझे खेलना था। मैंने किसी भी तरह रो धो के सुधीर को कर्जा लेने के लिए कहा और उन्होंने कर्जा लिया, बहुत लिया, बार बार लिया। और एक रोज मैं बहुत बड़ा अमाउंट सट्टे में हार गई, 9 लाख रुपए। इधर दूसरी तरफ मिसेस शीतल फोन कर करके मुझे धमकियां देने लगी, पैसों के तगादे मारने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सुधीर से भी और पैसों की मांग की। ये क्या, सिर्फ 1 लाख? मैंने 2 लाख मांगे थे ना। हाँ तो मेरे से जितना हो सका मैंने किया ना। जितना हो सका का क्या मतलब है? मैंने तुमसे 2 लाख मांगे थे, ये 1 लाख किस लिए लाए हो? 1 लाख रखो ना तुम। अरे 2 लाख क्या, तुम बार बार मांगती हो, तुम करती क्या पैसे की? तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं इस बारे में, ठीक है? मैंने तुमसे 2 लाख मांगे, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। मुझे जाना नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे जाना नहीं है। सुधीर ने मना कर दिया। मैंने एक दिन कहा कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी और विनी को भी मार दूंगी। सुधीर ने गाड़ी बेच दी। गाड़ी से सिर्फ 2 लाख रुपए निकले। एक दिन वो भाग गया और मेरी बेटी को भी लेके चला गया। सर मैं पागल हो गई थी। विनी मेरी जान है सर, कैसे लेके जा सकता है वो मेरी बेटी को? कैसे बोल सकता है कि मुझसे डिवोर्स चाहिए? तुम? सुधीर, विनी कहाँ है? सुधीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ, विनी कहाँ है? सुधीर बोलते क्यों नहीं हो? विनी जहाँ पर भी है ठीक है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। बस अब मैं सहन नहीं कर सकता। सुधीर, सुधीर ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सुधीर, मैं वादा करती हूँ सुधीर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी और मैं सट्टा भी नहीं खेलूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज, मैं तुम्हारे और विनी के बिना नहीं रह सकती। अरे झूठी हो तुम जैसी औरत माफी के काबिल नहीं हो। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हारा पति, बच्चा, सब पैसा है। सुधीर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सुधीर, समझे? नहीं कर सकते ऐसा तुम, समझे? कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मैंने मार दिया उसे, चाकू साफ किया और फेंक दिया। फिर सुधीर की लाश को फ्रिज में डाल दिया। करने क्या वाली थी उसे फ्रिज में रख के? उसको काट के टुकड़े करती और ठिकाने लगा देती। तो लगाया क्यों नहीं फिर उसे ठिकाने? वो उस रोज मिसेस शीतल की लाश मिली थी, हंगामा हो गया था। मुझे मालूम हो गया था कि ये
ये सट्टे वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे मुझे। इसलिए मैं घबरा गई थी और घर बंद करके मैं भाग गई। पैसे भी नहीं थे मेरे पास, इसलिए नेकलेस चोरी करने गई थी। संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये मिडिल क्लास मानसिकता का आदर्श है। उसकी पहचान उसकी खूबसूरती है। लेकिन यही संतोष जब लालच में तब्दील हो जाता है तो मिडिल क्लास परिवार, या यूं कहें कि किसी भी परिवार या व्यक्ति का ताना बाना टूट जाता है। परिवार और व्यक्ति दोनों बिखर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ त्रिशा के साथ, उसके परिवार के साथ। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको हासिल करने का तरीका जायज ना हो तो नतीजे नाजायज ही निकलते हैं। चाहत अच्छी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन नैतिकता को ताक पर रखकर पैसा कमाने की होड़ को लालच कहते हैं, और आमतौर पर इसके नतीजे मासूम परिवारजनों को झेलने पड़ते हैं, जैसे कि अब विनी को झेलने पड़ेंगे। पिता की मृत्यु हो गई और मां को हत्या, सट्टेबाजी और चोरी के अपराध में उम्र कैद की सजा। जिंदगी सबक देती है, गलतियों को सुधारने का मौका देती है, और ना सुधरने पर कड़ा सबक दंड के रूप में मुकर्रर करती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।